खत्म कर रहे थे उसमें क्या कुछ निकला। तो सबसे पहले आपको बता दें, वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है जी। और चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं नवल किशोर चौधरी के पास, जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, जिस बात का जिक्र हम इसके पहले भी कर रहे थे कि टैक्स पेयर्स जो मांग कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हो, 5 लाख से अब 7 लाख कर दिया गया है। कितनी राहत, कितनी रियायत लोगों को? राहत तो है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने प्री बजट एक्सपेक्टेशंस में इसकी उम्मीद की थी, आज भी मैंने मीडिया को कहा था। और यह दो कारणों से है। एक तो अगर ग्रोथ मोमेंटम को जारी रखना है या उसमें वृद्धि करनी है विकास दर में, तो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति में सुधार लाना होगा, मांग बढ़ानी होगी और मांग के लिए आय बढ़ानी होगी और आय उस वर्ग की बढ़ानी होगी, डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्च करता है। तो मिडिल क्लास की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक है, आम आदमी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक है, रिच पर्सन की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। तो डिमांड तभी बढ़ेगा जब इनकम इस सेक्शन को मिले, मिडिल क्लास को, आम आदमी को, और इसके लिए ये छूट कारगर होगा। दूसरा कारण ये है कि जो चुनाव है, इंपेंडिंग इलेक्शंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को बने रहने के लिए वोट चाहिए और स्वाभाविक रूप से उस वर्ग का वोट चाहिए जहां अधिक वोट है। तो उन्होंने मिडिल क्लास और आम, खास करके सैलरी क्लास, जो सिर्फ संख्या में ही सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि ये वोट को प्रभावित करता है, आउटकम को प्रभावित करता है, क्योंकि ओपिनियन मेकर्स है, तो उसको राहत देना आवश्यक था। तो ग्रोथ मोमेंटम को जारी रखने के लिए भी, ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी और वोट के लिए भी यह आवश्यक था कि इसको राहत दी जाए। और यही कारण है कि आप देखेंगे राहत, कुछ ऐसे सामानों पर टैक्स घटाया गया है जिसका कंजम्पशन ये करते हैं। देखिएगा, टीवी पर घटाया गया, कैमरा पर घटाया गया है, ट्रांसपोर्ट सीएनजी में जो ये राहत की दी गई है। बिल्कुल एनके चौधरी जी, आप जिस पॉइंट का उल्लेख कर रहे हैं उसको समझेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले ओवरऑल इस बजट पर अगर आपका एक रिएक्शन लिया जाए, किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं? नहीं, इसमें मिडिल क्लास के हितों का ध्यान रखा गया है और मिडिल क्लास चूंकि एक वैसा क्लास है जो थोड़ा वोकल भी है और वो एक माहौल भी बनाता है, नैरेटिव भी सेट करता है। सरकार ने बड़ी समझदारी के साथ कह ले कि बड़ी सूझबूझ के साथ मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की है। सैलरी क्लास के लिए तो उन्होंने प्रोविजन किया ही, और ठीक बात है कि चूंकि वो जो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी तो तभी बढ़ेगा जब उनको टैक्स में थोड़ी रियायत मिलेगी जी। और टैक्स में जब रियायत मिलेगी तो स्वाभाविक है कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगा उसका लाभ गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ मिडिल क्लास को भी लगेगा कि चलो सरकार ने हमें ये रियायतें दी है। तो मैं मानता हूं कि इस बजट को अगर हमने पूरी तरह से समझने की, अभी तक जो समझने की कोशिश की है, उसमें लगा है कि मध्य वर्ग को ये पूरी तरह से फोकस में रखे हैं, उनका ध्यान रखा गया है, चाहे वो टैक्स स्लैब हो, चाहे उनके लिए जो एसेंशियल गुड्स हैं, अब सीएनजी को लेकर के ही, क्योंकि मध्य वर्ग चाहे वो छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करे, बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं से पेट्रोल डीजल उनके लिए फिजिबल नहीं हो रहा था। तो सीएनजी में थोड़ा सा इन्होंने जो ये किया है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रभाव मध्य वर्ग पर पड़ेगा। तो मध्य वर्ग को कोशिश की गई है इस बजट के माध्यम से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, कि उनकी आमदनी को थोड़ा और भी ये किया गया कि अगर आपकी आमदनी इतना तक भी होती है तो आपको टैक्स से राहत मिलेगी या उसमें रियायत दी जाएगी। चलिए, तो यानी कुल मिलाकर मिडिल क्लास को इस बार सरकार ने ध्यान में रखा है। जो शिकायत मिडिल क्लास की अक्सर हुआ करती थी कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है, वो इस बार कुछ भरपाई करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। हमारे साथ देखिए शशांक भारद्वाज भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि अभी जो संजय जी थे वो मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, किसानों की भी बात यहाँ पर होती है। किसानों को इस बजट से कितना फायदा मिला है? चूंकि जो
जो किसान है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें सरकार की ओर से इस बार प्राथमिकता दी गई है, उससे किसानों को कितनी राहत? बजट की दिशा बहुत अच्छी है, इस अवधारणाएं बहुत अच्छी हैं। मैं पहले मूल अवधारणाओं पे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। सरकार ने ये समझा है कि वित्तीय आवश्यकताएं क्या हैं, आर्थिक आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे संसाधन क्या हैं और कैसे हम राजनीति को भी साधें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव अगले वर्ष होने हैं, तो ये भी सरकार की प्राथमिकता होती है। इस दृष्टिकोण से सरकार ने बजट में जितने कदम उठाने थे सभी वर्गों के लिए उठाने का पूरा प्रयास किया है, बिना अपने वित्तीय सीमाओं को लांघे हुए। अब आते हैं, आप कह रहे हैं कि कृषि के लिए, तो सरकार का पूरा जोर है कि हम कैसे पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में बदल दें, क्योंकि वो हम बदलेंगे तभी हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ेगी और तब कृषि कार्य लाभप्रद होगा। तो इसलिए स्टार्टअप्स की जो बात की है, कम ऋण पे जो लोन है, कम ब्याज दरों पे जो उनको लोन दिया जा रहा है, उन सब पे भी सरकार का पूरा ध्यान रहा है। सरकार ने कृषि के साथ जो उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे मत्स्य पालन है या फिशरी, जिसको फिशरी अंग्रेजी में कहते हैं, फिर हॉर्टिकल्चर है, इन सब पे भी पूरा ध्यान रखा है। तो ये एक संपूर्ण बजट है और मेरे को एक अच्छा ये लग रहा है कि अब राजनेताओं को धीरे धीरे आर्थिक विषय ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगे हैं और उसके अनुरूप वो कदम उठाने को और प्रवृत्त हैं। बिल्कुल शशांक जी, और देखिए कभी बजट है तो इसमें आम लोगों को इसे समझने में थोड़ी मुश्किल ना हो, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझ पाएं और सरल शब्दों में समझें। एनके चौधरी जी, मुझे अगर आपके हिसाब से देखा जाए इस पूरे बजट को, तो क्या लगता है सबसे अच्छी बात आपको इस पूरे बजट में क्या लगी? किसके लिए सबसे राहत भरा ये बजट रहा? कहा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, अच्छा, विकासोन्मुखी बजट है। आप इसका कारण जानना चाहेंगी तो मैं बताता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि हुई है। पिछले बजट में 35% की वृद्धि हुई थी और यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा संबंध विकास से होता है। और यही कारण था कि पिछले वर्ष जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम ने भी 10 में 5 पॉइंट देने की मजबूरी समझी थी बजट को, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इस वर्ष 35% तो नहीं बढ़ा, लेकिन 33% बढ़ाया गया है और जीडीपी का 3.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बड़ी बात है। सेकंड, जो प्राइमरी सेक्टर है उसको बूस्टअप करने की कोशिश की गई है। जो क्रेडिट का प्रोविजन किया गया है उसमें वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि इससे जो एलाइड एक्टिविटीज है, फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसको भी प्रमोट, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि शुगर केन जो कि एग्रो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है। कुल मिलाकर के किसान को खुश करने की बात है। आप जानते हैं कि किसानों में असंतोष है। अभी पंजाब में आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से रेल रोको अभियान पंजाब के किसान जारी किए, उसके पहले बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। अब किसानों का सपोर्ट चाहिए सरकार को। तो हालांकि हम नहीं मानते कि किसानों को कोई मेजर इंसेंटिव दिया गया है, लेकिन थोड़ी कोशिश की गई है कि प्राइमरी सेक्टर को भी छूट दी जाए, प्राइमरी सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, इनकम जनरेट करने की कोशिश की गई है उस सेक्शन को जहां इनकम का उपयोग कंजम्पशन में होता है, डिमांड और कंजम्पशन होता है। ये आर्थिक विषयों को जानने वाले जानते हैं कि जब 100 रुपया आपकी आय बढ़ती है तो उसका कितना हिस्सा आप डिमांड और कंजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल नवल जी, देखिए आपसे हम बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हर वर्ग का इस बजट में खास ख्याल सरकार की ओर से रखा गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दर्शकों के लिए भी जाननी जरूरी है, वो कुछ पॉइंटर्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की
की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार समझा रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स छूट सीमा 7 लाख की गई है, यानी कि अब 7 लाख जिनकी भी आमदनी है सालाना, वो अब टैक्स नहीं पे करेंगे। पहले 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 7 लाख तक किया गया है, यानी कि एक बड़ी छूट सरकार की ओर से देने की कोशिश की गई है। टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। सालाना 7 लाख तक आय पर कोई इनकम टैक्स अब नहीं लगेगा। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स की छूट दी गई है। नई टैक्स प्रणाली की अगर बात करें तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख की बात करते हैं तो आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख की बात कर लेते हैं, अब आय पर आपको 10% टैक्स देना होगा। वहीं देखिए, 9 लाख से अगर 12 लाख की बात करें तो आय पर 15% टैक्स आपको देना होगा, यानी कि 15% टैक्स आपको देना होगा। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स अब आपको देना होगा। तो कई सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा गया है। हमने वेतन भोगियों के बारे में भी बात की थी कि वेतन भोगियों के लिए क्या कुछ राहत मिलेगा, तो उसके लिए देखिए, वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पेंशन धारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स देना होगा और नई टैक्स प्रणाली ही डिफॉल्ट टैक्स होगी। इसमें रिजीम भी होगी और उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटा दिया गया है, जिसे 25% कर दिया गया है। तो ये बड़ी बातें इस बार की बजट की रही जो हमने आपको बताई हैं, और भी इसको सरल शब्दों में आपको आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ